नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार करेंगी वितरित। विभिन्न श्रेणियों में 45 विजेताओं को दिए जाएंगे पुरस्कार। पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से करेंगे संवाद। पीएम युवाओं को करेंगे संबोधित। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। राज्यसभा में एक, वहीं लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए किए जाएंगे पेश। भारत सरकार ने 75 भारतीय नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित निकाला। लेबनान पहुंचे सभी भारतीय उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से जल्द लौटेंगे भारत। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज खेला जाएगा 13वें दौर का मुकाबला। 12 दौर के बाद गुकेश और लिरेन के खाते में बराबर अंक। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ संवाद करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें भाग लेंगी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन टीमों को संबोधित करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल या तो मंत्रालयों या फिर विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास अपने विचार भी शेयर करेंगे। इस साल 54 मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम और उद्योग द्वारा 250 से अधिक समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस साल संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। ये संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। और अब अगली खबर, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज ने मोहाली स्थित अपने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के परिसर में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के सॉफ्टवेयर संस्करण के आयोजन की पूरी तैयारियां कर ली हैं। CGC झंझेरी के कार्यकारी निदेशक विनय कुमार गोयल ने कहा कि कार्यक्रम की मेजबानी के लिए कंप्यूटर सुविधा, प्रतिभागियों के रहने खाने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों में भी हैकाथॉन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप होके आए, ये पूरे देश नाल मिलके अपने देश नाल तरक्की करें और सब बच्चे आगे लेके जाएं। इसके अंदर लगभग जो है 168 जो है बच्चे भाग लेंगे और इसमें लगभग 11 स्टेट से टीम भाग लेंगी और बहुत सारा इनोवेशंस का टास्क दे आर गोइंग टू डेवलप। इधर हमने बच्चों के स्वागत के लिए उनकी लॉजिंग, फूडिंग और उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये 36 घंटे लगातार एक जगह पे बैठ के हमारे देश की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रण लिया गया देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का, वो मुझे लगता है कि इस स्मार्ट इंडिया हैकाथन के थ्रू बड़ा सफल होने जा रहा है। हमारे कॉलेज में इस हैकाथॉन हो रहा है 2024 और हम बहुत एक्साइटेड हैं बच्चों को देखने के लिए। और इसमें 25 स्टेट के बच्चे आ रहे हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट जैसे होंगे प्रोजेक्ट्स। पूरे ऑल इंडिया ते बच्चे आ रहे हैगे, जिस दे कारण सानू बच्चों के इनोवेशन एंड आइडिया का पता लगता। हमारे कॉलेज में सेकेंड टाइम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रहा है। हम तो बहुत खुश हैं सर, और इससे हमको एक्साइटमेंट भी है कि हम बच्चों को देखें।
और अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की, तो आज लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होगी। इस विधेयक को 4 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पारित किए जाने के लिए पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में और संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। वहीं राज्यसभा में आज बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को और आगे बढ़ाया जाएगा। बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को उच्च सदन में 9 दिसंबर को चर्चा के लिए लाया गया था। इस विधेयक को लोकसभा से 3 दिसंबर को पारित किया गया था। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी की आज जन्म तिथि है। प्रणब मुखर्जी ने देश के ऐसे राजनेता के रूप में वो जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वे एक कुशल प्रशासक के तौर पर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। प्यार से प्रणब दा कहकर पुकारे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति भारतीय राजनीति के दिग्गज राजनेताओं में से एक थे, जिन्होंने राजनीति में करीब 5 दशकों से ज्यादा की सफल पारी खेली। एक छोटे से क्लर्क से देश के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी भारत के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल के वीरभूम में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की थी। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में हुई, जब उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव अभियान में हिस्सा लिया। बाद में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी मेहनत रंग लाई। 1969 में सिर्फ 35 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इस तरह से वे 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 1979 में वे राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता बने और 1980 में सदन के नेता नियुक्त किए गए। प्रणब दा ने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम किया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 1986 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। हालांकि कांग्रेस से उनकी दूरी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और 1989 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1995 में उन्हें कैबिनेट में शामिल करते हुए विदेश मंत्री बनाया गया। प्रणब मुखर्जी ने भारत सरकार के कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2004 में यूपीए 1 के दौरान मनमोहन सिंह सरकार में वे रक्षा मंत्री रहे। 2006 से 2009 तक वे दूसरी बार भारत के विदेश मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर्स समूह के साथ भी हस्ताक्षर किए, जो बेहद महत्वपूर्ण काम था। प्रणब मुखर्जी 3 बार 1980 में, 1984 में और 1990 में भारत के वाणिज्य मंत्री भी रहे। 2009 से 2012 तक वो दूसरी बार भारत के वित्त मंत्री बने। 2012 में यूपीए सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में पीए संगमा को 70% वोटों से हराते हुए चुनाव जीता। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पास आने वाली दया याचिकाओं में से 7 याचिकाओं को रद्द किया था, जिनमें आतंकवादी अजमल कसाब की फांसी की सजा को माफ करने की याचिका भी थी। प्रणब मुखर्जी एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 2008 में पद्म विभूषण भी शामिल है। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया।
प्रणब मुखर्जी की अनेक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। साथ ही देश के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर गीता प्रकट स्थल कुरुक्षेत्र में सुबह 11 बजे राष्ट्र गौरव को समर्पित 1 मिनट एक साथ गीता का पाठ का वैश्विक अभियान चलाया जाएगा। श्री गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम के सौजन्य से ये पहल की जा रही है। ये वैश्विक गीता पाठ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अध्याय में एक नया इतिहास जोड़ेगा। इस वक्त मैं हूं कुरुक्षेत्र की अत्यंत पावन धरा पर। यह है गीता ज्ञान संस्थानम, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां पर भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने का कार्य हो रहा है। ये जो आप श्रीमद् भगवत गीता का रूप देख रहे हैं, ये बिल्कुल डिजिटल रूप होने जा रहा है। ये अष्टादश श्लोकी गीता है यहाँ, यानी 18 श्लोकों में से एक एक श्लोक लिए गए हैं, लेकिन इसको बाद में देश की सभी भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित करने का कार्यक्रम है। यहाँ पर महाभारती के उस विस्तृत इतिहास को बताने की कोशिश की गई है, जो पांडव कालीन यानी आज से 5161 वर्ष पूर्व जब ये गीता का ज्ञान मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि को हुआ था, तब का ये चित्रण किया गया है। सबसे पहले भगवान सूर्य को गीता का ज्ञान दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य, जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी, श्री निम्बरकाचार्य जी, उदासीनाचार्य, जगतगुरु श्री चंद्र जी, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर जी, यानी जो भी गीता के ज्ञान से प्रभावित हुए, साथ ही साथ महर्षि अरविंद से लेकर के मदन मोहन मालवीय, जो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, स्वामी राम सुखदास जी, विनोबा भावे जो कि भारत रत्न हैं, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, अशोक सिंघल साहब से लेकर के जितने भी लोग गीता से अपने जीवन को प्रभावित कर पाए हैं, उनकी एक बहुत ही अद्भुत यहाँ पर संकलन किया गया है। यहाँ तक कि विदेशी चिंतक, चाहे वो ऑक्टेवियो पॉज हो या फिर रॉल्फ वॉल्डे इमर्सन, जो जे जेबर्ट होपेनहाइमर, उन्होंने कहा कि गीता की बहुत सारी पंक्तियों का गलत अर्थ भी लगाया गया है। साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम के समय में लाला लाजपत राय, जिन्होंने भगवत गीता पर पुस्तक लिखी, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने जिनकी प्रसिद्ध गीता है जो उन्होंने जेल में रहने के दौरान लिखी थी, उसका भी चित्रण किया गया। इसी तरह से खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा जैसे, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी, जिनके जीवन में गीता ने एक अहम छाप छोड़ी, उसका भी चित्रण बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया गया है। दुर्लभ पांडुलिपियां हैं जिनका यहाँ पर संकलन है अलग अलग भाषाओं में। प्रधानमंत्री मोदी का भाई एक कोट है, जब उन्होंने कहा था कि विश्व को देने के लिए मेरे पास भगवत गीता से बढ़कर के कोई उपहार नहीं है, न ही विश्व के पास लेने के लिए इससे बढ़कर के कुछ और हो सकता है। गीता जयंती का अवसर है, आत्मनिरीक्षण का अवसर है, और जरूर आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गीता आपके जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। डीडी न्यूज, कुरुक्षेत्र। और गीता ज्ञान संस्थानम के आचार्य वेद प्रकाश मिश्र ने गीता के महत्व को बताते हुए कहा है कि गीता संपूर्ण मानव लोक के लिए प्रासंगिक है और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर गीता की जो है महत्ता ना हो। उसके अंदर आप देखेंगे कि जो आचार्य परंपरा में आचार्य गण रहे हैं, 2700 वर्ष पहले से आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य जी से लेकर के संत ज्ञानेश्वर जी तक अनेक और संत विभूतियां जो हमारे बीच में रहीं, यानी कि जो ज्ञान है वो गीता में ही है, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं है। वो इतिहास यहाँ इस छोटे से म्यूजियम में अभी दिखाने का जो एक महती प्रयास है, वो छोटे छोटे बिंदु जो सब जान सकें, उसको जो है अपने अंदर धारण कर सकें, उस चीज को यहाँ जो बताया गया है वो बहुत जबरदस्त चीज है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान देश भर में कई आयोजन हो रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 10 वर्षीय अंबिका शर्मा व्यास से, जिन्होंने इतनी कम उम्र में भगवत गीता के 4 अध्याय कंठस्थ कर लिए हैं। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है और इस गीता जयंती के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी गीता महोत्सव के दौरान कई गतिविधियां जो हैं वो आयोजित की जा रही हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने गीता के 4 अध्याय को कंठस्थ कर लिया है, और वो भी
मात्र 10 साल की उम्र में अंबिका ने गीता के 4 अध्याय जो हैं उसको कंठस्थ कर लिया है। अंबिका, ये बताइए कौन कौन से अध्याय आपको याद हैं? मुझे 3रा अध्याय याद है, कर्मयोग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ श्लोक पहले सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 15ोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कब से आपने ये शुरू किया था इसको कंठस्थ करना? मुझे 1 साल हो गया। गीता से हमें क्या सीख मिलती है? गीता क्यों पढ़ना चाहिए? गीता क्यों जाननी चाहिए? गीता में जीवन का सार है। गीता में जो है स्वयं श्रीमद् कान्हा जी खुद अर्जुन को सब कुछ बताते हैं जो आपको एक सफल जीवन देता है। ऐसा कहते हैं अंबिका कि गीता में ना जो समस्याएं हैं उन सब का समाधान है। उसमें हमें सब कुछ जानने को मिलता है, जो सब कुछ हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए बताता है। कृष्ण जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? कृष्ण जी के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हम एक धर्म पर गीता को नहीं बांट सकते, हम किसी एक धर्म का ग्रंथ उसको नहीं कह सकते हैं। ये मनुष्यता के लिए है, ये मनुष्य के लिए है, लिहाजा इससे अच्छा संदेश आज के दौर में नहीं हो सकता है। कैमरामैन अनंत यादव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में संथाल समाज में प्रचलित संथाली भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए आज से संथाली भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरदर्शन पर सप्ताह में 1 दिन संथाली भाषा में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। संथाली भाषा संथाल जनजाति की प्रमुख भाषा है। ये भारत के कई राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, बंगाल इत्यादि में बोली जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी समाज के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए दूरदर्शन में हफ्ते में, वीक में एक बार संथाली भाषा में न्यूज़ का कार्यक्रम आरंभ होगा, जो कि बहुत बड़ा एक लंबे समय से आदिवासी भाषा को, संथाली भाषा को एक समग्र रूप से आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और अब अगली खबर, गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक 410 किलोमीटर पद यात्रा पर एनसीसी कैडेट्स निकले हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम और सत्याग्रह की भावना को लोगों के दिलों में जीवित रखना है। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्देश्य और मूल्यों को पुनर्जीवित करना भी है। गुजरात के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की तरफ से मंगलवार को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि यह यात्रा जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए है। गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक 410 किलोमीटर की पदयात्रा के लिए कैडेट्स निकले हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की आज़ादी के लिए हुए स्वतंत्रता संग्राम और सत्याग्रह की भावना को लोगों के दिलों में जीवित रखना है। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्देश्य और मूल्यों को पुनर्जीवित करना है। इसके तहत युवाओं को व्यसन से दूर रखना और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी यादों को ताज़ा करने का प्रयास किया जाएगा। गुजरात एनसीसी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। 9 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये यात्रा चलेगी। ये प्रेम, सद्भावना, करुणा का संदेश देगी, युद्ध को व्यसन मुक्त के लिए आह्वान करेगी। हम भारतवासी एक है, एकता का संदेश देंगे। गौरतलब है कि गुजरात और दादर नगर हवेली के कैडेट इस पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। 40 कैडेट दांडी मार्च के रास्तों का अनुसरण करेंगे। 10 दिसंबर को साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से शुरू हुई यह यात्रा 23 दिसंबर को दांडी नमक सत्याग्रह स्मारक नवसारी में समाप्त होगी। 410 किलोमीटर की इस पद यात्रा में रोजाना करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कैडेट्स आश्रम, गुरुकुल, स्कूल और कॉलेज जैसे 12 अलग अलग जगहों पर रुकेंगे। पूरी यात्रा के दौरान कैडेट खादी के कपड़े पहने नजर आएंगे। चलने की नहीं है,
के चलते वक्त हमारा जो कैडेट्स सो देश की इस वक्त जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो अमृत काल में देश जो विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है, उसका कुछ इम्पोर्टेंट संदेश जो है, जो कि स्वच्छ भारत, फाइट अगेंस्ट ड्रग मैनर्स, ग्लोबल वार्मिंग, एजुकेशन विद डिसिप्लिन एंड एथिक्स, फिट इंडिया, ऐसा संदेश चीज़ जो है हर एक युवा को पहुंचाने के लिए जो सबक लेकर के ये टीम आगे बढ़ रहे हैं। कैडेट्स रास्ते में नुक्कड़ नाटकों और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के साथ संवाद करेंगे। उनके संदेश निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित हैं। विकसित भारत, एक विकसित भारत का दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबन को बढ़ावा देना, स्वच्छ भारत, स्वच्छता और सफाई को प्रोत्साहित करना, स्वस्थ भारत, स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर देना, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को उजागर करना, अनुशासन और नैतिकता के साथ शिक्षा, नशा मुक्ति, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, सीरिया से निकाले गए सभी 75 भारतीय नागरिक बेरूत पहुंच चुके हैं। लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने भारतीय नागरिकों को रिसीव किया। बेरूत पहुंचे लोगों में 44 लोग जम्मू और कश्मीर से हैं। ये लोग सैयदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी लोगों को जल्द ही भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय द्वारा सीरिया में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आगामी सूचना के लिए दमिश्क में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 963993385973 और ईमेल आईडी hoc.damascus@mea.gov.in पर संपर्क में रहें। भारत सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। वहीं भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं कनाडा में हिंदू समुदाय ने हमलों के खिलाफ बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू समुदाय के सदस्य टोरंटो में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के बाहर एकत्रित हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर चल रहे अत्याचार का विरोध किया। इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए और न्याय और हिंसा के अंत की मांग को लेकर एकजुट हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। We have seen what's going on in Bangladesh since August 3, 2024. We want Bangladesh to stop killing minorities. We want Bangladesh to stop killing Hindus. Being a Bangladeshi origin, my heart goes out to them. So this needs to be stopped. We are vanished from Afghanistan. We are vanished from Pakistan. This is the high time. If we are not saved now, we will be vanished from Bangladesh as well. सब हिंदू अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन हैं, उसके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उससे हम बहुत ही दुखी है। हिंदू जेनोसाइड स्टॉप करो। In Toronto are urging the United Nations to take strict action against the unit government whose intention is to eliminate Hindus in Bangladesh. All Canadian Hindus are standing side by side with solidarity with our Bangladeshi Hindus and all the minorities, because in Bangladesh not only the Hindus are being eliminated but all the minorities are being eliminated by this government. International action against the Bangladeshi government. We demand UN to come and intervene and take action against the Mohammad Yunus and his government. Bangladeshi Hindus have been in a gradual manner are being killed by locals and by the government agencies. Please stop killing of Hindus. We demand Bangladeshi Hindus to be saved and stop killing of Bangladeshi. Stop the genocide of Bangladeshis. They're genociding Hindus, they're assaulting our women, they're raping our children. They're doing whatever they can because the Hindus are in minority. We are here to support our brothers and sisters all over the world.
और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं खेलों की। तो आपको बता दें कि सिंगापुर में आयोजित हो रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और डिंक लिरेन के बीच 13वें दौर का मुकाबला आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। 12 राउंड के बाद स्कोर 6-6 की बराबरी पर है। गुकेश और लिरेन के बीच 14 दौर के मैच में अब 2 दौर बचे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।